से ज्यादा अगर जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर होते हैं। आज हम उस भारत के अंदर हैं जो चाइना से ज्यादा बड़ी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। और जितने भी आप वर्ल्ड की एजेंसीज उठा के देख लें, सब ये कह रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर अगर हिंदुस्तान इसी गति के साथ में बढ़ता गया तो चाइना से ज्यादा ग्रोथ रेट और चाइना से ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में होने वाली है। और अगर इससे भी ज्यादा मैं अगर कहूं कि हम उस भारत में हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 के बाद से राम राज्य स्थापित करने की पूर्ण कोशिश की और राम राज्य की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप सभी को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। राम राज्य दोस्तों क्या था? राम राज्य वो था जहां पे जो भी जनमानस थे उनके पास प्रॉस्पेरिटी थी, खुशहाली थी, और जो राजा था वो कोशिश करता था और पूर्ण रूप से उसकी पॉलिसीज के अंदर लास्ट माइल मतलब आखिरी जनमानस को खुशहाली देने की पूर्ण कोशिश होती थी, और साथ में धर्म की स्थापना थी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर धर्म की स्थापना की बात की जाए और साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जाए और उसकी तरफ कदम लिए जाए, तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने 1947 से लेकर अभी तक इसको स्थापित किया है उसका नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए आप सभी जो नेशनलिस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये बात को सोचना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये एंटी इंडिया टूल किट एक्टिव क्यों हो रही है। अरे भाई, आपने सोचा था कुछ 2007-8 में एंटी इंडिया टूल किट के नाम से तो नहीं आप आवाज सुनते थे या लोगों को आवाज सुनते थे? क्यों? क्योंकि उस वक्त जो स्टेट की मशीनरी थी उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, थिंक टैंक्स, ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट के जितने भी मशीनरी के लोग थे वो एक कोट अनकोट सूडो सेक्युलर और ये एंटी इंडिया टूल किट को नॉर्मलाइज करते थे। नॉर्मलाइजेशन हो गया था कि यासीन मलिक जैसे लोग प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते थे, वो दिल्ली के अंदर बैठते थे, उनको इंटेलेक्चुअल कहा जाता था। ये सब नॉर्मलाइज हो गया था। और जिस मीडिया का मैं पार्ट हूं उस मीडिया ने उस वक्त इनको एज हीरोज वेलकम कहा था। और हमारे कश्मीरी हिंदू भाई और बहन जिनके जेनोसाइड की कहानी 30 साल तक नहीं कही गई थी, वो एक से दूसरे मीडिया हाउस तक दर दर भटकते थे, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। पर ये जो नेशनल सोशल मीडिया की ये नेशनलिज्म की जो क्रांति आई है उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि वो पत्रकार आज बेरोजगार है और आज पूरी दुनिया ने कश्मीरी पंडित जेनोसाइड की कहानी सुनी भी है, उसको महसूस भी किया है, और आज वो सब के सब एंटी नेशनल से एक्सपोज हुए हैं। इसीलिए ये एंटी इंडिया टूल किट एक्टिव हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान कोई वेस्ट की कॉलोनी के रूप में आगे नहीं बढ़ रहा, वो कोई मानसिक रूप से गुलाम देश के रूप में आगे नहीं बढ़ रहा, वो अपनी आइडेंटिटी पे गर्व महसूस करके आगे बढ़ रहा है। वो इस बात पे गर्व महसूस कर रहा है कि एक टीका पहनने वाला बंदा या एक टीका पहनने वाला युवा या साड़ी पहनने वाली महिला भी उतनी मॉडर्न है, उतनी प्रोग्रेसिव है, उतनी सेक्युलर है जितना कोई वेस्ट का व्यक्ति होता है। इसीलिए इनको घबराहट है। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि कोई एंटी श्रीलंका टूल किट नहीं, ये जो एंटी टूल किट उन्हीं जगह पे होती है जहां पे स्ट्रेंथ होती है। और पूरे विश्व में ये हर क्वार्टर में पता है कि हिंदुस्तान इस बात पे या इस जो एक मैं कहना चाहता हूं एक ग्लोबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इस ग्लोबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हिंदुस्तान जो है वो विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनने की तरफ बढ़ चुका है। आज प्रधानमंत्री एक ग्लोबल नेता है, तो इसीलिए अगर ये हिंदुस्तान को अब वीक नहीं किया गया
तो फिर आने वाले 20 से 30 सालों तक इस विश्व में अगर सिर्फ एक मुल्क का राज होगा, भले वो सिविलाइजेशनली हो गया, भले वो नॉलेज सुपर पावर के रूप में हो गया, भले वो हार्ड पावर के रूप में हो गया, तो सिर्फ हमारे देश का होगा। तो इसीलिए आज जो आप सबके सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप मत सोचिए ये आपकी निजी लड़ाई है टू गेट सम लाइक्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स। नहीं, प्रदीप भंडारी को सुनना है, कपिल मिश्रा को सुनना है, काजल हिंदुस्तानी को सुनना है, नहीं, दैट इज नॉट जस्ट द पॉइंट। ये जो बात है, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है दोस्तों, ये इतिहास में बहुत कम बार आता है। हमने इतिहास में गलती करी थी जब हम यूनाइटेड नहीं थे और हमारे देश के मीर जाफरों ने ही हमारे देश के स्ट्रॉन्ग किंगडम्स के साथ में कॉन्स्पिरेसी करी। मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारे में सालों साल राज किया और फिर साल लग गए हमको अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और आज विश्व में जो हमारा स्थान है वे बहुत मुश्किल से आता है दोस्तों। तो अगर आप सोचे कि इस वक्त अगर आप डिरेल हो गए, इस वक्त आप सोचे कि अरे क्या है, ट्वीट कर रहा हूं मैं, लाइक कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं, सो देन वी विल लूज द शिप। दोस्तों ये एंटी इंडिया टूल किट जो है, क्या इसका कोई चेहरा है? ये क्या कोई वेपन के साथ लड़ती है? एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों ये एंटी इंडिया टूल किट, इसके अंदर हर प्रोफेशन के अंदर लोग मौजूद होते हैं। ये एंटी इंडिया टूल किट का जो व्यक्ति है वो दिखता आपके जैसे ही होगा, वो कहने को तो भारतीय होगा पर वो किसी और के पेरोल्स पे होगा। अगर आपको याद होगा, आजादी के बाद से हमारे देश में हम लोग एटम बॉम्ब टेस्ट करने के लिए बहुत आगे थे और उस वक्त हमारे विश्व के वन ऑफ द मोस्ट प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा के बारे में अगर आप देखेंगे, वो हमारे एटॉमिक एनर्जी को लीड कर रहे थे। उस वक्त वैश्विक ताकतों की कॉन्स्पिरेसी के कारण एकदम से होमी भाभा की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई एंड इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि कैसे वो हुआ। और फिर हमारा 20 साल तक एटॉमिक सुपर पावर बनने का सपना 20 साल पीछे हो गया दोस्तों। एक गलती की वजह से हम लोग डिवाइडेड थे उस वक्त, और वो कोई बाहर की पावर ने नहीं किया था। बाहर की पावर के पैसों पे, उनके फेवर्स पे काम कर रहे हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोगों ने किया था। ये आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान को कभी भी कोई टूल किट डिफीट नहीं कर सकती जब तक उसमें हिंदुस्तान के कुछ लोग ही मिलते हैं उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर। So this anti-India toolkit has everybody. It has people from different professions. It might have journalists. It might have politicians. इनमें से कोई आपके आसपास का व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने के अंदर everybody is connected to everybody else. तो ये फिर अटैक किस पे करती है? ये अटैक आपके दिमाग पे करती है, आपके विचार पे करती है। दोस्तों विचार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इस देश में जब वैचारिक रूप से हम लोग कंफ्यूज थे तो यहां नेता कहते थे हिंदू आतंकवाद, और देश में सड़कों पर लोग नहीं निकल पाते थे, और इस देश के एस्टेब्लिशमेंट में लोग इसको कहते थे इट्स ओके, क्या बड़ी बात हो गई। हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वैचारिक रूप से हम लोग कंफ्यूज थे, आप लोग कंफ्यूज थे, हम सब कंफ्यूज थे। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन, आपको रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, व्हाट इज हैपनिंग। और फिर 2014 के बाद से एक नई क्रांति देखने को मिली, हर प्रोफेशन में आपको देखने को मिली। सो ये एंटी इंडिया टूल किट जो है, ये कोई एक जगह अटैक नहीं करती, ये आपके माइंड पर अटैक करती है, और ये एक कोऑर्डिनेटेड रूप से अटैक करती है। और अगर मैं एक लाइन में बोलूं ये एंटी इंडिया टूल किट क्या है, तो ये एंटी इंडिया टूल किट इज बेसिकली एंटी हिंदू टूल किट। क्योंकि इस देश की मूल भावना, जिससे कपिल जी आप भी एग्री करेंगे और आप भी कई बार इस बात को बोलते हैं, काजल जी भी, सब बहुत जो लोग राष्ट्र के बारे में चिंता करते हैं वो हमेशा बात को बोलते हैं कि अगर इस देश की मूल भावना आई एम अ हिंदू, अगर इस पर अटैक हो गया तो पॉलिटी, सोसाइटी, एजुकेशन सब कुछ चेंज हो जाएगी। आज हिंदू इस बात पे गर्व महसूस करता है कि वो हिंदू है, तो आज आप ये एंटी नेशनल फोर्सेस को, इस एंटी इंडिया टूल किट को
आप सहमा हुआ सा देखते हैं, आप देखते हैं कि ऐसी मछली के रूप में लड़ रही है जो उसको पानी से आप निकाल दो फड़फड़ा रही, उसको पता है अगर 2024 तक मैंने कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं किया, अगर इस देश की साइकी में मैंने परिवर्तन नहीं किया, तो फिर मैं पूरी की पूरी लड़ाई हार जाऊंगा और फिर हिंदुस्तान का जो युग आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का रहने वाला है। दैट इज वाई एंड दिस इज व्हाट द फाइट इज। सो दिस इज नथिंग बट एन एंटी हिंदू टूल किट। इस एंटी हिंदू टूल किट में होता क्या है दोस्तों? इस एंटी हिंदू टूल किट के अंदर एक सूडो सेक्युलर हिंदू को आप ये पूरी की पूरी टूल किट आमने सामने करती है एक ऐसे हिंदू के सामने है जो धार्मिक है, जो देश में विश्वास रखता है, जो अपने ट्रेडिशंस पे बिलीव करता है, जो भारत माता की जय कहता है, जो जय श्री राम कहता है। एक हिंदू जो है, जो सूडो सेक्युलर है। वैसे तो मैं एक और टर्म आजकल सुनता हूं कि सेक्युलर हिंदू। कभी आपने सुना है सेक्युलर क्रिश्चियन, सेक्युलर मुस्लिम? नहीं, ये सेक्युलर हिंदू वर्ड कहां से आया? क्यों? क्योंकि ये हिंदू आइडेंटिटी को धूमिल करना चाहते तो इनने इसके आगे एक और एडजेक्टिव रख दिया कि सेक्युलर हिंदू। अरे भाई, हिंदू मीन्स सेक्युलर, हिंदू मीन्स टॉलरेंट, हिंदू मीन्स एवरीथिंग। हिंदू इन इटसेल्फ इज ऑल इनकम्पासिंग। पर इनने इस चीज को धूमिल करने के लिए, हिंदू आइडेंटिटी को धूमिल करने के लिए एक सेक्युलर हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। इट इज बुलशिट एक्चुअली। कुछ नहीं होता सेक्युलर। हिंदू ही हिंदू है। हिंदू डज नॉट नीड एन एडजेक्टिव इसके पहले। अगर मैंने बोला मैं हिंदू हूं, मैंने सब कुछ कह दिया। तो इनने क्या करते हैं, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज को लाते हैं कि अरे देखो, अच्छा तुम सेक्युलर हिंदू हो कि सेक्युलर हिंदू नहीं हो? अच्छा, और आप में से सब लोग ये ऐसे परोसा जाता है मीडिया के जरिए, इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड रूप से परोसा जाता है कि हम सब जो है सोचते रह जाते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं। सो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आएगा या कोई गोरी चमड़ी का व्यक्ति आएगा, वो कहेगा देखो हिंदुस्तान को वीकन है। नहीं, इसमें एक सूडो सेक्युलर कोट एंड कोट आपके जैसे ही दिखने वाले व्यक्ति को आपके सामने कहा जाएगा या आपके सामने फील्ड किया जाएगा, भले वो आपके प्रोफेशन में हो, भले वो राजनीति के अंदर हो, भले वो मीडिया के अंदर हो, भले वो इंटेलेक्चुअल के अंदर हो, और वो आपको क्वेश्चन करेगा और वो बोलेगा अरे व्हाई आर यू वेस्टिंग वाटर एट होली इन होली? आप पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं होली के अंदर? वो बोलेगा अरे तुमको पोल्यूशन की नहीं फिक्र है, तुम दिवाली पे पटाखे जलाते हो, हाउ अनकूल आर यू, कितने अनमॉडर्न हो तुम। वो कहेगा अरे तुम एनिमल जो है, एनिमल्स का ध्यान रखो, अरे तुम दूध वेस्ट कर रहे हो शिवलिंग में। ये कोई आपको कोई ये मुस्लिम नहीं कहेगा, ये कोई जाके क्रिश्चियन नहीं कहेगा, ये कोई जाके जॉर्ज सोरोज नहीं कहेगा, ये कहेगा आप में से ही कोई देखा हुआ व्यक्ति। बोलोगे अरे यार ये तो हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति, क्यों ऐसी बात कर रहे? तो कॉमन सेंस की बात है इसको। क्योंकि जो बाहर से बैठे हुए लोग हैं, भले वो चीन के अंदर हो, वेस्ट के अंदर हो, भले वो हमारे देश के ऐसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेटेड है जिनका थॉट प्रोसेस मिलता है, जो भले हिंदुस्तान को गवर्न करेंगे पर वो चलाएंगे वो एजेंडा जो वेस्ट चाहता है। आप सोचिए इस देश के अंदर एकदम से ऐसे कैसे प्रोटेस्ट हो जाते थे जब हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाता था, एकदम से एनजीओज आ जाते थे, एकदम से बात चालू हो जाती थी। हाउ कैन इट हैपन जस्ट लाइक दैट? यहां 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ा करने के लिए या 10 एकदम से एक रिहाना आ जाती है, एकदम से कोई हिजाब के अगेंस्ट बोलना चालू कर देता है, और ऑस्कर्स पे जो लोग हिजाब कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिजाब पहनो, वो जाके जीके 2 से लेकर लोधी रोड के अंदर वही सेम लोग जो हैं वो कभी जिंदगी में हिजाब नहीं पहनेंगे। क्यों? बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये आप सबको सोचना चाहिए कि ये अटैक सिर्फ आपके आइडेंटिटी पे करेंगे, ये सिर्फ अटैक सनातन पे करेंगे, क्योंकि इस देश की मूल धारणा सनातन है। मैं आपको एक्सपीरियंस एग्जाम्पल दूंगा एक। मैं अभी कर्नाटका में था, और जैसे कि पहले स्पीकर ने बोला, हिंदुस्तान को अगर आपको समझना है तो हिंदुस्तान का दर्पण करना चाहिए। हिंदुस्तान में घूमिए। आप में से कितने सारे लोग, मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो मध्य प्रदेश के हर जिले में गए हुए हैं? आप लोग यूं हैं, कौन गए? 1 2 3 4 5। इतने बड़े नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव के अंदर भी जो मध्य प्रदेश के आप सब हैं, वो सब जो है मध्य प्रदेश के 60% जिले नहीं घूम पाए। तो जब आप खुद देश नहीं घूम पाते हैं, तब जाके आप जो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड की जाती, इसके ट्रैप में आते हैं। आज की युवा पीढ़ी को फिलीपींस जाना है, आज की युवा पीढ़ी को अलग अलग जगह जाना है, पर हमारे देश के अंदर नहीं घूमना है। जाना चाहिए बाहर भी, बिल्कुल जाना चाहिए, बट हमारे देश के अंदर नहीं घूमना है। आइडियली आज के हर हिंदू माता पिता को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके बेटे या बेटी या उसके जो संतान है, उनके अंदर वो संस्कार और वो संस्कृति डाले।
आजकल इतने हिंदू माता पिता हैं जो कहते हैं हाँ हम अपने बच्चों को जो है ट्रेडिशन के बारे में फोर्स नहीं करते, हम उन पे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते। आप सबसे बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं। क्या आपने कभी भी किसी दूसरे धर्म के माता पिता को ऐसा कहते हुए देखा है? क्या आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ऐसा किसी को कहते हुए देखा है, भले वो प्रोटेस्टेंट हो या कैथलिक हो? कोई भी नहीं। तो आप सब ऐसा क्यों करते हैं अपने आप को कूल कहने के लिए? क्योंकि आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं 2 दिन पहले कर्नाटका के जिले में था जिसका नाम है रामनगरम। उधर मगधी करके एक विधानसभा आती है। 200 साल पुराना स्वामी नारायण जी के मंदिर में मुझे जाने का मौका मिला, और उस मंदिर के बाहर भक्ति के हारमोनियम पे भक्ति के भजन चल रहे हैं, लोग आसपास बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा चल रही है, कोई किसी के सुख और दुख को बांट रहा है। वहां पे जाके कोई गायक जो है वो शिव की भक्ति में लीन है। ये हमारे सनातन कल्चर था, ये हमारा सनातन कल्चर है। कितने युवाओं को इसके बारे में पता है? आज डिप्रेशन के लोग क्यों शिकार हैं? आज नई टर्म आई है जिसके बड़े बड़े कूल स्टार्स बात करते हैं, वो आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सब वेस्टर्न पद्धति की तरफ जा रहे हैं। हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसके अंदर एक दूसरे के साथ मनमुटाव करके बैठते थे, वो सब खत्म होता जा रहा है। ये सब वही एंटी इंडिया टूल किट का पार्ट है। एंटी इंडिया टूल किट पॉलिटिकल चेंज बाद में लेके आती है, वो पहले आपके माइंडसेट में चेंज करती है, और वो उसी कैंसर की तरीके से चेंज करती है जो आपकी बॉडी में जब फैलता है आपको पता नहीं चलता, वो स्टेज 4 में जाके आपको पता चलता है अरे मुझे स्टेज 4 कैंसर है। दिस इज एग्जैक्टली जिस तरीके से काम होते जा रहा है, और फिर जब रियलाइज आपको होता है इट्स टू लेट। ये हमारे कल्चर पे अटैक है दोस्तों, और ये एंटी इंडिया टूल किट को आप तभी इसका सामना कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन ये है कि अगर आप एक पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे हिंदू माता पिता हैं तो अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालिए कि वो अपनी संस्कृति को आगे लेके जाए। आपके दादा दादी नाना नानी ने वो संस्कार आपके पापा मम्मी में डाले, तभी जाकर जो है आज हमारी वैल्यूज बची हुई हैं, तभी जाकर हमारा धर्म बचा हुआ है। सर आप अभी इस वक्त ना येलो वस्त्र पहन रहे हैं, चेंज बताता हूं क्या हुआ है। 8-9 साल पहले आप ये येलो वस्त्र पहन के स्टेज पे अगर आप आके होते तो एक मीडिया वाला व्यक्ति बोलता ओह दिस मैन इज सो कम्युनल, oh this man is so communal. That is the reality sir. और यथार्थ ये था कि कोई व्यक्ति जो है वो बुर्का पहन के आए जो अपेरेंटली कर्नाटका के अंदर पहना था, तो उसको कहा गया था, वो बन गई थी पोस्टर ऑफ ग्लोबल रिबेलियन एंड ग्लोबल डिसेंट, और आप बन जाते पोस्टर बॉय ऑफ ग्लोबल कम्युनल। ग्लोबली कम्युनल कहा जाता आपको। और एक चीज बताइए आप, कॉल टू एक्शन में पहला माता पिता के लिए जो मैंने कहा कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार और वैल्यूज डालिए, क्योंकि जब वो संस्कार और वैल्यूज होंगे तभी जाके वो चीज आगे जाएगी, तभी जाके सोसाइटी के अंदर वो चेंज होते रहेगा। आप काजल जी इतनी सभाएं एड्रेस करती है, उस सभाएं में आप देखिएगा कितने सारे लोगों के, अगर आप क्राउड उठा के देखेंगी, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की उम्र ऐसा क्यों है 40, 45, 50 साल होती है। ऐसा क्यों है दिल्ली, मुंबई, पुणे, इन सब जगह पे जो जितना ज्यादा आदमी मॉडर्न होना चाहता है, जितने ज्यादा उसके पास वेल्थ आना शुरू होती है, वो उतना ज्यादा अपने आप को धार्मिक क्यों नहीं महसूस करना चाहता है। ये बहुत गलती प्रवृत्ति हमारे देश, ये हमारे समाज के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही, जिसको हमें रोकने की जरूरत है। यही एंटी इंडिया टूल किट की बात है। क्योंकि आप समझिए 80% इंडिया इज लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, मतलब आने वाले 10 साल के बाद में आप नहीं, वो व्यक्ति आगे होगा, मतलब 10 साल के बाद में उसकी जो सोच होगी वो इस देश के समाज को निर्धारित करेगी। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और बात मैं कहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा। अभी कुछ समय पहले किसी ने ट्विटर पे लिखा कि समवेयर इन बंगाल जय श्री राम और हिंदू स्लोगन्स की बात की, किया घोष ने लिखा था। उस पे कांग्रेस के एक लीडर ने कोट करके बोला जय श्री राम इज अ वॉर क्राई। वो व्यक्ति आराम से फ्रीली घूम रहा है, कुछ चीज नहीं हो रहा। ट्विस्ट कर दीजिए इसको। हमारे देश में जो हिंदू मेजॉरिटी देश है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, इसको ट्विस्ट कर दीजिए। अगर कोई ऐसा लिखता कि समवेयर इन इंडिया, मान लीजिए किसी दूसरे मुस्लिम धर्म के बारे में बात होता और किसी ने कोट करके ये लिखा होता, मुस्लिम धर्म के ऊपर टिप्पणी की होती कि कोट अनकोट अल्लाह अकबर के बारे में कहा जाता वॉर क्राई, तो आज क्या होता भाई? आज इस देश के अंदर लोग सड़कों पे पत्थर मारने हो जाते थे, कुछ कुछ पॉकेट्स के अंदर, जहां पे पॉकेट्स के अंदर डेमोग्राफी जो है वो इम्बैलेंस है।
ये देश तब तक ही बचे रहेगा, तब तक ही सेक्युलर रहेगा, तब तक ही कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, तब तक ही सब वैल्यूज की बात करेंगे कपिल जी, जब तक इस देश हिंदू मेजॉरिटी है। जिस समय ये देश की डेमोग्राफी परिवर्तित हो गई, आप, मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कुछ फैक्ट्स पे बोल रहा हूं, आप उन सब जगह पे जाके देख लीजिए एक्सपेरिमेंट के रूप में जहां पे डेमोग्राफी से में हिंदू माइनॉरिटी में है। छोड़िए हिंदुस्तान नहीं, विश्व भर में वो सब जगह पे आप चले जाइए जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, और आप मुझे बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मॉडर्न वैल्यूज कितनी ज्यादा वहां पे प्रैक्टिस होती है। नॉट इवन 1%। सो एक्शन पॉइंट नंबर 2, इस देश की डेमोग्राफी इंबैलेंस नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। और जनरली हिंदू क्या होता है ना, जैसे कि अभी कहा गया था सहिष्णु, ये सहिष्णु 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 के चक्कर में ना हम लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। हम इस देश में मेजॉरिटी में है, ये देश सेक्युलर बना हुआ है, तब भी ये कहा जाता है कि भाई पीस के लिए हिंदू को एक्शन लेना चाहिए। अरे बॉस, दिस कंट्री इज पीस लिविंग बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी, व्हाट मोर डू आई नीड टू प्रूव? जस्ट बिकॉज हिंदू मेजॉरिटी में है तो बर्डन उस पे नहीं है किसी भी चीज पे करना, बर्डन इज ऑलवेज इक्वल ऑन एवरीबडी एल्स। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। एंड एक और बात, हम लोग ट्रेडिशनल सेंस में इस दुनिया में माइनॉरिटी हैं। अगर लोग जो ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि हिंदूज ग्लोबली आर अ माइनॉरिटी, 14% एज पर द लास्ट डेटा। मतलब माइनॉरिटी राइट्स की अगर ग्लोबली बात की जाए तो हम हिंदुओं की भी तो बात होनी चाहिए। हम हिंदू भी तो उस तरीके से इक्वली आते हैं। ऐसा क्यों है कि जब भी कपिल जी आप माइनॉरिटी राइट्स की बात कर लीजिए, कभी हिंदू उसमें फीचर करता ही नहीं है। इनफैक्ट कपिल मिश्रा जो है, अगर वो हिंदू राइट्स की बात करना चालू करेगा तो 3 आर्टिकल्स आ जाएंगे लिखते हुए कि ये कम्युनल लीडर है, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। अभी टाइम मैगजीन ने कुछ समय पहले मैं देखा था, एक आर्टिकल आया था कि कश्मीरी पंडित्स के ऊपर बनी कश्मीर फाइल्स को कहा गया था एक्सट्रीमिज्म कॉलम के अंदर उसके ऊपर आर्टिकल किया गया था। कैन यू इमेजिन? And I'm telling you this, and I say this with most honesty and with lot of authority, and I'm not saying this out of context. हिंदू का दुश्मन हमेशा से एक हिंदू ही रहा है, कोई और नहीं रहा है। जब भी इस देश के अंदर नुकसान हुआ है, उसको हिंदू जब भी पीछे गया है, सिर्फ हिंदू ही रहा है। और इस देश के अंदर जहां जहां ये देश आगे बढ़ा है, तभी आगे बढ़ा है जब हिंदू साथ में है। और इसीलिए जाके जो आप इतने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की हम सब बात कर पा रहे हैं, इसीलिए कर पा रहे हैं हम, वरना पहले नहीं कर पा रहे थे। सो नंबर 2, प्रिवेंट डेमोग्राफिक इंबैलेंस। नंबर 3, साथ रहिए, यूनाइटेड रहिए। जातियों में बांटने का कॉन्सेप्ट इस हिंदुस्तान के अंदर जो लाया गया था, वो उन्हीं थिंकर्स द्वारा लाया गया था जिनके पूर्वज जो हैं वो अंग्रेजों के साथ में मिलकर चाय बिस्कुट कॉफी पिया करते थे। अदरवाइज कास्ट पर से वॉज नेवर अ कॉन्सेप्ट which was looked as dividing the Hindus. It was a concept जो occupational था। अगर आप उठा के देखें, Brahmin was not per se a caste. Brahmin was considered an individual who was having a lot of depth of knowledge in the area. That was called as Brahmin. Late अगर आप उठा देखेंगे। That is point number 3. और point number 4, आप में से हर व्यक्ति को अपने एक ट्रेडिशन को लेटर एंड स्पिरिट के साथ फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं बचपन से अपना जो दिन है वो सिर्फ हनुमान चालीसा से शुरू करता हूं और एंड करता हूं गीता के एक जो है, मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज ऑफ गीता है, पर एक पेज गीता का पढ़ के करता हूं। तो अगर आप सब भी कुछ आपको कि जिसमें भी विश्वास है, आप जिस तरीके से विश्वास रखते हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए और 10 लोगों को सोशल मीडिया के जरिए उसको बताना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी एंड एज अ सिविलाइजेशन। कई थिंकर्स आपसे कहते हैं कि आप एज हिंदूज जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट के ऊपर आपने उसको इलेक्ट किया है, आप जाकर उनसे सवाल पूछिए। बट प्रायोरिटी राइट नाउ फॉर हिंदूज इज नॉट जस्ट दैट। द प्रायोरिटी फॉर द हिंदूज टुडे एंड दिस कंट्री टुडे is to ensure
कि जितनी भी ये एंटी इंडिया टूल किट है, जो सूडो सेक्युलर टूल किट है, उसको परमानेंटली डिफीट करना, क्योंकि एक बार वो परमानेंटली डिफीट हो जाएगी तो जैसे 70 साल तक इस देश में नैरेटिव सूडो सेक्युलर कोट अनकोट एंटी हिंदू चला था, बेयरिंग अपार्ट कुछ साल, ऐसे ही आने वाले 70 साल तक प्रो हिंदू चल सकता है। तब आप सबके सब सवाल उठा सकते हैं, तब आपको यूसीसी भी मिल सकता है, तब जाकर आप जो अपने टेंपल्स पे राइट्स की भी बात कर सकते हैं। पर अभी जो फाइट है वो इन फोर्सेस के बीच में है, जो इस हिंदू आइडेंटिटी ग्रोइंग इंडिया, जो राम राज्य जो स्थापित हुआ है, जो आगे जाके और स्थापित होने की दिशा में बढ़ रहा है, उसके बीच में और एंटी नेशनल फोर्सेस के बीच में चॉइस आपको करनी है। ये लड़ाई मेरी, आपकी, कोई पार्टीज की, किसी की नहीं है। ये लड़ाई हर स्फीयर के अंदर है। ये लड़ाई आपकी, हम हिंदुस्तानियों की है, जो इस विश्व को ये बताना चाहते हैं कि दिस इज आवर टाइम। ये हम हिंदुस्तानियों का समय, ये भारत का समय है। इसीलिए ये एंटी इंडिया टूल किट को साथ में डिफीट करिए। जहां रहते हैं वहां डिफीट करिए, जहां जाते हैं वहां डिफीट करिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।